नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। एजेंडा में आज बात बांग्लादेश की उस राजनीति की जिसमें पूरी तरह से उथल पुथल मची हुई है। शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद से अंतरिम सरकार की जिम्मेदारी मोहम्मद यूनुस संभाल रहे हैं और लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो बांग्लादेश के साथ साथ पड़ोसी देश भारत के लिए भी अच्छा संकेत नहीं देती। लेकिन अब बांग्लादेश में एक उम्मीद की किरण जागी है, क्योंकि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान 17 साल बाद अपने देश लौट आए हैं। ढाका एयरपोर्ट के पास उनका स्वागत करने के लिए उनकी पार्टी बीएनपी के 1 लाख कार्यकर्ता जुटे। कहा जा रहा है कि तारिक रहमान इस समय पीएम पद के बड़े दावेदार माने जा रहे हैं। ऐसे में एक तरफ बांग्लादेश में हिंसा और दूसरी तरफ चुनावी सुगबुगाहट के बीच खालिद जिया के बेटे तारिक रहमान की एंट्री बांग्लादेश और भारत दोनों के लिए किस तरह के संकेत दे रही है और इसके मायने क्या हैं, आज हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। बांग्लादेश में अगले साल 12 फरवरी को आम चुनाव होने हैं। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को बैन कर दिया गया है। ऐसे में बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी चुनाव जीतने की सबसे बड़ी दावेदार मानी जा रही है। इसी बीच बीएनपी के कार्यकारी चेयरमैन और बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे की वापसी कई मायनों में खास मानी जा रही है। बीएनपी के अध्यक्ष खालिदा जिया की उम्र 80 साल हो चुकी है और वो बहुत बीमार चल रही हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि रहमान अगले पीएम के दावेदार हो सकते हैं। बीते 16 दिसंबर को तारिक रहमान ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के लंदन में हुए एक कार्यक्रम के दौरान ये ऐलान किया था कि वो 2026 में होने वाले राष्ट्रीय चुनाव के मद्देनजर घर लौट रहे हैं। उनकी वापसी ऐसे समय हो रही है जब फरवरी में बांग्लादेश में इलेक्शन होना है और फिलहाल देश में राजनीतिक अस्थिरता, हिंसा जारी है और अंतरिम सरकार की भूमिका पर विवाद हो रहा है। ऐसे में तारिक रहमान की भूमिका कितनी अहम होगी, ये देखने वाली बात होगी। कौन है तारिक रहमान? 20 नवंबर 1965 को जन्मे तारिक रहमान बीएनपी के कार्यकारी चेयरमैन से पहले पार्टी में सीनियर वाइस चेयरमैन, सीनियर ज्वाइंट सेक्रेटरी जैसे अहम पदों पर रहे। 1971 में जब बांग्लादेश को पाकिस्तान से मुक्त करवाने के लिए जंग जारी थी तो तारिक रहमान, उनकी मां खालिदा जिया और उनके भाई को परिवार के अन्य सदस्यों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था। बीएनपी तारिक रहमान को बांग्लादेश की आजादी की जंग में सबसे कम उम्र का कैदी बताती है। अगस्त 2004 में ढाका में अवामी लीग की एक रैली के दौरान ग्रेनेड हमला हुआ जिसमें 24 लोगों की मौत हुई। 100 से अधिक नेता कार्यकर्ता घायल हो गए थे। इस हमले में शेख हसीना भी बाल बची थी। इस मामले में तारिक रहमान का नाम भी आया था। उस समय खालिदा जिया बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी। हालांकि बीएनपी ने इसे बदले की राजनीति से प्रेरित मामला बताया था। तारिक रहमान को साल 2007 में सेना के समर्थन से चल रही अंतरिम सरकार के सत्ता में रहने के वक्त भ्रष्टाचार विरोधी अभियान में गिरफ्तार किया गया था। साल 2008 में उन्हें बेल मिली और इलाज के लिए लंदन जाने की इजाजत मिली थी। रहमान तब से लंदन में ही थे और वहीं से बीएनपी की राजनीति में केंद्र भूमिका निभा रहे थे। रहमान की वापसी ऐसे समय हो रही है जब बीएनपी देश में अपनी खोई राजनीतिक जमीन वापस पाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर जबरन वसूली समेत कई आपराधिक मामले चल रहे हैं। ऐसे में ये उम्मीद जताई जा रही है कि तारिक रहमान का बांग्लादेश लौटना बीएनपी के काडर में जान फूंकने जैसा है। चुनाव में बीएनपी को प्रबल दावेदार माना जा रहा है, लेकिन पार्टी चुनाव को हल्के में भी नहीं ले सकती है। बीएनपी की पूर्व सहयोगी इस्लामी पार्टी जमात इस्लामी का असर भी बढ़ता दिखा है। खासकर सितंबर में ढाका विश्वविद्यालय के कैंपस चुनावों में उसकी स्टूडेंट विंग की जीत के बाद इस चुनाव को बांग्लादेश में लंबे समय से राजनीतिक संकेत के तौर पर देखा जाता रहा है। साथ ही जमात इस्लामी खुद को भ्रष्टाचार विरोधी और सामाजिक कल्याण पर केंद्रित बताती है। जनता के बीच सुधार की चाहत और बांग्लादेश पर आर्थिक दबाव के मौजूदा दौर में जमात इस्लामी का ये संदेश खासा असरदार भी साबित हो रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि जमात इस्लामी के उभार और अवामी लीग की नेता शेख हसीना के देश छोड़कर जाने की वजह से ऐसे मतदाता जिन्होंने ये तय नहीं किया कि वोट किसे देने जा रहे हैं, वे बीएनपी का रुख कर सकते हैं। आइए आपको बताते हैं बांग्लादेश के लिए तारिक रहमान क्यों हो गए इतने महत्वपूर्ण।
बांग्लादेश की राजनीति मुख्य रूप से दो पार्टियों बीएनपी और अवामी लीग के इर्द गिर्द घूमती है। 2024 में छात्रों के नेतृत्व में हुए आंदोलन के बाद शेख हसीना की सरकार गिर गई और वे भारत भाग आईं। इसके बाद अंतरिम सरकार के तहत अवामी लीग पर आतंकवाद विरोधी कानून के तहत प्रतिबंध लगा दिया गया। इस परिस्थिति में बीएनपी सबसे मजबूत पार्टी बनकर उभरी है। अभी तक तारिक रहमान 2008 से लंदन में निर्वासन में थे, जहां से उन्होंने पार्टी का नेतृत्व किया। 2018 से ही वे पार्टी के कार्यवाहक चेयरमैन हैं। निर्वासन के दौरान उन पर भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग और 2004 के ग्रेनेड हमले जैसे कई मामले दर्ज थे, लेकिन 2024-25 में अदालतों ने उन्हें सभी 84 मामलों में बरी कर दिया। तारिक एक युवा और उदारवादी छवि वाले नेता हैं। उनकी मां खालिदा जिया की स्वास्थ्य स्थिति खराब है, इसलिए तारिक ही पार्टी का मुख्य चेहरा होंगे। भारत के प्रति तारिक रहमान की सोच को देखें तो बांग्लादेश भारत संबंध हमेशा संवेदनशील रहे हैं। अभी तक बांग्लादेश की सत्ता में रही अवामी लीग पार्टी और शेख हसीना को भारत समर्थक माना जाता था, जबकि बीएनपी के साथ संबंध तनावपूर्ण रहे हैं। शेख हसीना के भारत में शरण लेने के बाद दोनों देशों के संबंध और खराब हो गए। तारिक रहमान ने हाल के इंटरव्यू में स्पष्ट कहा है, उनकी विदेश नीति बांग्लादेश फर्स्ट पर आधारित होगी। उन्होंने नारा दिया, न दिल्ली न पिंडी, बांग्लादेश सबसे पहले। इसका मतलब है कि वे न भारत और न पाकिस्तान के साथ अंधाधुंध गठबंधन चाहते हैं, बल्कि बांग्लादेश के हित सर्वोपरि होंगे। अभी तक बीएनपी की सोच भारत के प्रति कट्टर रही है। ऐसे में सवाल यह है कि अगर वो सत्ता में आई तो क्या भारत के प्रति बीएनपी की सोच बदल सकती है? बहरहाल बांग्लादेश में तेजी से बदल रही परिस्थितियों पर भारत भी पैनी नजर रख रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खालिदा जिया के स्वास्थ्य पर चिंता जताने के साथ मदद की पेशकश भी कर चुके हैं। इस पर बीएनपी भी आभार व्यक्त कर चुकी है। कई भारतीय विश्लेषक मानते हैं कि आवामी लीग के चुनाव से बाहर होने के बाद बीएनपी एक उदार और लोकतांत्रिक विकल्प हो सकती है। ऐसे में भारत को उम्मीद है कि तारिक की सरकार क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक सहयोग बनाए रखेगी। तारिक की वापसी बांग्लादेश की राजनीति में नया अध्याय खोलेगी। अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस से उनकी लंदन में मुलाकात हो चुकी है। चुनाव सुधार और लोकतंत्र की बहाली उनके एजेंडे में है, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं, क्योंकि जमात इस्लामी जैसे इस्लामी दल प्रतिद्वंदी हैं और देश में अस्थिरता कायम है। ऐसे में क्या होगी बांग्लादेश की सियासी तस्वीर, ये एक बड़ा सवाल है। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। चलिए, तो तारिक रहमान की एंट्री है यूनुस सरकार के लिए चुनौती है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि यदि उनकी एंट्री बांग्लादेश में कुछ अच्छा कर सकती है, जो अस्थिरता बनी हुई है, यदि वो सब कुछ ठीक हो सकता है तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि राजनीतिक रूप से आज ये पूरी चर्चा होगी, बांग्लादेश की राजनीति को यदि समझने की कोशिश करें और जिस तरीके से तारिक रहमान की 17 साल बाद ढाका में वो वापस आए और उनका वेलकम किस तरीके से किया गया है, किन स्थिति परिस्थितियों में हुआ है। उन्होंने पहले ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बता दिया था लंदन से कि वो इस बार के इलेक्शन में बांग्लादेश में होंगे। वो आए क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं, हर दांव-पेच को समझते हैं। लेकिन हमें चर्चा करनी है कि भारत को लेकर क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, क्या नीति हो सकती है, हमारे लिए कितना अच्छा होगा। क्योंकि जान किसकी जा रही है? हिंदुओं की। और यूनुस सरकार सिर्फ चुप करके बैठी है। हम सीधे चर्चा पर चलेंगे। मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे प्रोफेसर महेश शर्मा, अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, स्वागत है उनका। कांग्रेस का पक्ष रखेंगी कुंडरू पुष्पलीला मैम, अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगी, उनका भी स्वागत है। विदेश मामलों के जानकार हैं अनुपम तिवारी, अनुपम जी बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। राजनीतिक विश्लेषक हैं संदीप चौधरी, संदीप जी आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हैं जकिया खान, जकिया जी आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अनुपम जी आपसे करूंगी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी, मैं आपको स्पष्ट सुन पा रहा हूँ। हाँ, आज की चर्चा अनुपम जी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि एक तो 17 साल बाद तारिक रहमान की एंट्री बांग्लादेश में हुई, क्योंकि इलेक्शन है और यूनुस सरकार जिस तरीके से चीजों को लेकर आई है, किस तरीके से बैठे हैं, अवामी लीग को बैन किया गया है, दूसरा कोई ऑप्शन वहां पर बचा नहीं बड़ी पार्टी के रूप में। बीएनपी का जहां तक जिक्र है और जितना उसका एक ग्राफ है बांग्लादेश के अंदर, भारत के प्रति देखें तो हमेशा कट्टर रहा है।
तारिक रहमान का एक इंटरव्यू पहले हुआ, उसमें उन्होंने बहुत क्लियर कहा था कि उनकी पॉलिसी बांग्लादेश फर्स्ट पे होगी। तो ये बहुत अहम सवाल हो जाता है कि यदि मान लीजिए एक बड़ी पार्टी बनकर उभरते हैं, एक बड़ा चेहरा भी होंगे अपने पार्टी के लिए, लेकिन भारत के साथ जो एक हम अच्छे संबंधों के तौर पे देख रहे हैं, स्थितियों को देख रहे हैं, उसे कैसे देखते हैं? जी, बड़ा अच्छा प्रश्न है। और अभी कुछ दिनों पहले ही अ, बेगम खालेदा जिया, जो तारिक रहमान की माता जी हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में, उनकी हेल्थ के बारे में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक ट्वीट किया था। उनकी कुशलता की कामना करी थी। और ये डिप्लोमेटिक चैनल्स पर इस तरह के जो मौके होते हैं, उनका एक अपना खास मकसद होता है। प्रधानमंत्री मोदी 2015 में बेगम खालेदा जिया से मिले थे, और इस बात की बड़ी उस समय चर्चा भी हुई थी। कुछ समय वो अपोजिशन में थी और उनको चुनाव नहीं लड़ने दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद जब वो बांग्लादेश के दौरे पर थे 2015 में, तब उन्होंने प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ, तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ साथ बेगम खालेदा जिया से भी मुलाकात करी। तो ये दिखाता है कि भारत ने कोशिश करी थी अपोनेंट के साथ जुड़ने की, लेकिन 2015 के बाद में इसमें लगातार कमी देखी गई है। और भारत ने कोई कोशिश नहीं करी कि बीएनपी के साथ, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के साथ हम कोई संबंध रखें, क्योंकि शेख हसीना जो प्रधानमंत्री थी, वो हमारे हित का काम कर रही थी, हमारे हिसाब से तमाम बांग्लादेश के अंदर पॉलिसीज बना रही थी। अब आज की सिचुएशन में जब हम देख रहे हैं कि शेख हसीना पिक्चर से आउट है, और बांग्लादेश में कट्टरपंथी जमातों की अब धीरे धीरे पकड़ मजबूत होती जा रही है। मोहम्मद यूनुस एक चेहरा है, और ये सबको पता है कि फरवरी के बाद मोहम्मद यूनुस भी उस पिक्चर से हटा दिए जाएंगे, या फिर उनके पर कतर के उनको राष्ट्रपति जैसा कोई पद बना करके दे दिया जाएगा, जिसमें उनकी बिल्कुल नहीं चलेगी। जो पॉलिटिकल चलने वाली चीज है, वो निश्चित तौर पर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी जैसी कट्टरपंथी तत्वों के बीच में रहने वाली है। अब भारत को इसमें ये देखना पड़ेगा कि इन तमाम जो भी पार्टियां हैं बांग्लादेश में, जो इस समय काम कर रही हैं, जो कि भारत के विरोध में अपने पॉलिटिक्स को चमका भी रही है, उनमें से हमको एक ऐसा लीडर ढूंढना पड़ेगा जो कि भले ही फिलहाल ना सही, बाकियों से कुछ बेहतर हो। तो उस खोज में हमको तारिक रहमान एक बेहतर ऑप्शन दिखाई देते हैं। और इसी वजह से प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया था, क्योंकि हमको ये एंटिसिपेट हो गया था कि धीरे धीरे ही सही बांग्लादेश की जो पॉलिटिक्स है, वो अब बेगम खालेदा जिया और उनके परिवार के इर्द गिर्द घूमने वाली है। हम उनसे बहुत तलखी बना करके नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि हमें वहां पर हिंदुओं की जानें भी सुरक्षित रखनी है। हमें वहां पर जो हमारे लोग फंसे हुए हैं, चाहे वो डिप्लोमेटिक चैनल्स के लोग हों, या फिर हमारे कुछ पत्रकार हों, या फिर जो हमारी कंपनियां वहां पर काम कर रही हैं, उनके काम करने वाले मजदूर या उनके कर्मचारी हों, उनकी जान की चिंता भी है। बांग्लादेश में माइनॉरिटीज की जान की चिंता भी है। और इस वजह से हमको बेगम खालेदा जिया और तारिक रहमान के साथ हमें संबंध बनाने ही पड़ेंगे, जिसकी शुरुआत भारत ने कर दी है। अब रही बात ये ऊंट किस करवट बैठेगा, वो तो समय ही बताएगा। लेकिन मैं यहाँ पे ये भी बता दूं कि जब भारत के प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, तो उसके जवाब में बीएनपी के लोगों ने भी ट्वीट किया और भारत के प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा किया, और ये कहा कि चूंकि आप हमारे नेता की कुशल छेल पूछ रहे हैं, इस वजह से हम आपका धन्यवाद देते हैं। तो उधर से भी एक सकारात्मक उत्तर ही आया है। तो बहुत, मैं इसको ये तो नहीं देखता हूं कि भारत के बहुत पक्ष में चीजें अचानक से हो जाएगी, लेकिन हाँ, ये शुरुआत करी जा सकती है। और अब ये इसमें कोई शक नहीं है कि फरवरी के बाद वहां पर सिर्फ और सिर्फ तारिक रहमान ही प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि बाकी जो लोग हैं जो सत्ता की चुनौती दे सकते हैं, वो फिलहाल बैकड्रॉप में है। जमात इस्लामी एक फैक्टर है जो कि चुनाव में आ सकती है, लेकिन फिर भी वो अभी इस कंडीशन में नहीं है कि वो बीएनपी को हरा पाए, और वो बीएनपी के साथ जुड़ करके सरकार का हिस्सेदार बनना चाहेगी। तो भारत कोशिश कर रहा है कि संबंध सुधरे, लेकिन ये रातों रात नहीं सुधरने वाले, क्योंकि बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं। और इसमें अफवाहों ने बहुत गलत इसकी रूप दिया है। आप देखें, भारत के अंदर जो भी चीजें हो रही हैं, उसको बांग्लादेश के अंदर बढ़ा चढ़ा करके सोशल मीडिया के जरिए मार्क करके और उसमें कुछ अपना जोड़ करके दिखाया जा रहा है, ताकि भारत के खिलाफ जो सेंटिमेंट्स हैं वो और भड़के। और यहाँ पर भी बांग्लादेश में जो भी हो रहा है, उसको हमारे यहाँ लगातार दिखाया जा रहा है, और उसमें भी कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि उसको और विभत्स बना देते हैं, जिससे कि हमें नफरत जैसी लगने लगे बांग्लादेश के साथ। तो ये दोनों तरफ लोग सक्रिय हैं जो संबंध को बिगाड़ना चाहते हैं, लेकिन भारत सरकार ये कोशिश करेगी कि संबंध चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे बीएनपी हो, या फिर किसी तरह से कुछ ऐसा करिश्मा हो जाए जिससे कि शेख हसीना वापस आ जाए और उनके साथ तुम्हारे संबंध अच्छे ही थे। भारत अपने हितों को देखना चाहेगा, और उसी तरह से हम काम कर भी रहे। ठीक है, वापस आऊंगी। संदीप जी, मुझे सुन पा रहे हैं? सुन पा रहा हूं। संदीप जी, क्योंकि ये बात बिल्कुल सच है, बांग्लादेश में जो पार्टियां इस वक्त काम कर रही हैं, उनमें यदि हम एक मापने का प्रयास करें, राजनीति को समझने की कोशिश करें, तो अवामी लीग हमको पता ही बैन किया गया,
यूनुस सरकार ने उसको प्रतिबंध किया, उस पर बैन लगाया। बीएनपी अपने आप में बड़ा ग्राफ रखती है और क्योंकि तारिक रहमान के आने के बाद ऐसा लग रहा है कि बहुत तेजी से ये चीज़ें उनके फेवर में हो सकती, क्योंकि अब उन वोटर्स को देखना पड़ेगा जो जमात इस्लामी की तरफ नहीं है या अवामी लीग बंद है, वो वोटर्स वो कहाँ वोट करेंगे। तो हो सकता है उन्हें ऐसा लग रहा हो कि शायद वो बीएनपी की तरफ चले जाएं। खैर, ये सिर्फ हम एक आकलन कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी वहाँ की क्या होगी, सिचुएशंस वहाँ की बिल्कुल ही अलग हैं। और बड़ा दुख के साथ मुझे ये भी कहना पड़ रहा है कि अब से कुछ देर पहले इस चर्चा में आने से पहले एक अपडेट मेरे पास आया और वो यही था कि एक और हिंदू की वहाँ पर पीट पीट कर हत्या की गई है। बिल्कुल मैं उस चीज़ को पढ़ के इतना मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, चर्चा आज पॉलिटिकल एंगल पे थी, लेकिन ये बहुत दुखद है। ये सब चीज़ें कंटिन्यूसली होती चली जा रही हैं और इस सब के लिए एक बड़े एक्शन की ज़रूरत है भारत सरकार की तरफ से, क्योंकि चुनाव नज़दीक है। फरवरी कोई बहुत दूर नहीं है। हम समझते हैं हर रणनीति, हर स्ट्रैटेजी पर काम करेगा भारत, लेकिन हिंदुओं को जिस तरीके से टारगेट करके अब मारा जा रहा है, ये भी अच्छा नहीं है। तो अभी बांग्लादेश की राजनीति को कैसे देखते हैं और तारिक रहमान के बाद ये कितना फ्रूटफुल भारत के लिए हो सकता है? जी, जिस तरीके से आपने एक हिंदू व्यक्ति के मारे जाने का जिक्र किया, इससे पहले भी इस तरीके की घटना हुई है, बहुत दुखद है। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा, कहीं उसके लिए हम जिम्मेदार तो नहीं है। कहीं हम लोग ऐसी राजनीति तो नहीं कर रहे हैं कि वही राजनीति दूसरे देश हमारे साथ करने लगे। कहीं हम बांग्लादेशियों को चुपचाप अगर हमारे देश में घुसे हैं, उनको पकड़ के बांग्लादेश में छोड़ने की बजाय हम ऐसा प्रचार करने में तो नहीं जुटे हैं कि भाई यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठिए आ गए हैं, इन्हें मारो, पकड़ो, पीटो, और इसी तरीके का माहौल उधर बन जाए कि यहाँ कोई हिंदू तो नहीं आ गया, इसे मारो, पीटो, पकड़ो, ये हमारे देश में क्यों आ गया है। तो ये चीजें हमें एनालिसिस करना पड़ेगा। कहीं न कहीं हम भी जिम्मेदार हो सकते हैं, हमारे देश की राजनीति भी जिम्मेदार हो सकती है। रही बात है बांग्लादेश की, देखिए बांग्लादेश में जब से शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ है, तब से वहां चीजें बदल रही हैं। जिस व्यक्ति के ऊपर मर्डर के चार्ज थे, जिस व्यक्ति के ऊपर बम विस्फोट के चार्ज थे, जिस व्यक्ति के ऊपर भ्रष्टाचार के चार्ज थे, शेख हसीना के बाद वो सारी चीजें करीब 84 केस चल रहे थे तारिक के रहमान के ऊपर, वो सारे इतने कम समय में उनका खत्म होना, इसका मतलब जुडिशरी कहीं ना कहीं तारिक रहमान के साथ है। जो यूनुस सरकार है, जिस तरीके से उनका वेलकम हुआ, जिस तरीके से ऐसे खराब माहौल के अंदर बांग्लादेश में तारिक रहमान को प्रोटेक्शन मिलती है, इसका मतलब सरकार भी उनके साथ है। जिस तरीके से जनता की गैदरिंग होती है, लाखों लोग एयरपोर्ट पर इकट्ठे हो जाते हैं, इसका मतलब जनता के अंदर भी वो पॉपुलर हो रहे हैं और सबकी सपोर्ट भी उनको मिल रही है, आर्मी की भी पूरी सपोर्ट मिल रही है। अदरवाइज अगर वहां से शेख हसीना को भागना पड़ सकता है और वो आर्मी अपनी प्रधानमंत्री की रक्षा नहीं कर पाती है, तो तारिक रहमान की वो रक्षा कैसे कर सकती है। फिर आवामी लीग का बैन होना, इसका मतलब राखी जी, तारिक रहमान के लिए रेड कारपेट तैयार है, प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया गया है। और रही बात जमात की, तो जमात का वो आधार नहीं है। बांग्लादेश के लोग जानते हैं कि जमात एक तरीके से पाकिस्तानी माइंडसेट की पार्टी है, पाकिस्तान के द्वारा ऑपरेट होती है और कहीं ना कहीं वो आतंकवादियों की पनाहगाह बना सकती है बांग्लादेश को। तो बांग्लादेश के लोग उसके साथ उस हिसाब से नहीं जा सकते। रही बात कुछ कट्टर लोग या कट्टरपंथी विचारधारा के लोग या इस्लामिक विचारधारा के लोग सभी जगह आपको मिल जाएंगे, तो वो जमात के साथ भी जुड़ जाते हैं, वो एक अलग विषय हो सकता है। लेकिन मैं ये मानता हूँ आज की तारीख में पूरा बांग्लादेश और बांग्लादेश का जो सिस्टम है वो शेख हसीना और उसकी पार्टी के खिलाफ है। और वो कहीं ना कहीं खालिदा जिया की पार्टी को, जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी है, उसकी वापसी करना चाहता है। और 17 साल बाद अगर कोई व्यक्ति देश में आता है, उसका इस तरीके का सम्मान होना, ये दिखाता है कि अब बांग्लादेश पाकिस्तान की राह पर चल पड़ा है। आपने देखा होगा पाकिस्तान में जब भी कोई प्रधानमंत्री हुआ, राष्ट्रपति हुआ, जैसे ही वो पद से हटता है या किसी दूसरे की सरकार बनती है, या तो उसको जेल में डाल दिया जाता है, वो देश छोड़कर, या वो देश छोड़कर भाग जाता है। तो रहमान 17 साल बाहर रहने के बाद अब वापस आए हैं और शेख हसीना देश से बाहर चली गई है। तो आप समझ सकते हैं सूरत हाल क्या है। ठीक है, वापस आऊंगी। जाकिया जी, मुझे सुन पा रही हैं? हाँ राखी, आवाज आ रही है। मैम, आज की तो पूरी चर्चा पूरे पॉलिटिकल बांग्लादेश की राजनीति पे है, क्या सिनेरियो आप समझ पा रही हैं? देखो राखी, बहुत ही सिंपल सा चीज है, जैसा कि अभी संदीप जी ने भी बहुत क्लियरिफाई किया कि जो स्टेटमेंट और जो विजन दिख रही है
वो क्लियर है कि डेफिनेटली एक बंदा जिसे इतना साल तक बाहर रहना पड़ा अपने देश के पास और वो अचानक से उसको इतनी अच्छी वेलकमिंग मिल रही है, तो ये विदाउट द सपोर्ट सिस्टम नहीं हो सकता। और वो सपोर्ट सिस्टम जो ऑलरेडी किसी के लिए उग्र साबित हो रहा है, वहीं किसी के लिए चार्म साबित हो रहा है, तो डेफिनेटली इसका मतलब है उसमें आदमी इन्फ्लुएंस्ड है, उसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस्ड है, उसमें सारे लोग इन्फ्लुएंस्ड हैं और तभी वो वेलकमिंग कर रहे हैं इस तरह से। अदरवाइज उसे भी बहुत ही हेवी सिक्योरिटी के साथ आना पड़ता, अपनी खुद की सिक्योरिटी का उसको ध्यान रखना पड़ता। तो बहुत सारी चीज हैं जो स्पष्ट है। अब रही बात कि भारत को लेके, तो देखो जिस कंडीशन में वो आए हैं और जिस तरह से उनको फेवर मिल रहा है, तो डेफिनेटली इन दी फर्स्ट को आप अगर चाहिएगा कि भारत के साथ वो लानिया एक सिंपैथी और अपना एक विजन क्लियर कर दें कि हाँ भारत के साथ हम सपोर्ट में हैं, तो वो कभी नहीं होगा। क्योंकि जो उग्र वहां पे शामिल है, वो उग्र ही उनको सपोर्ट कर रहा है, वो पार्टी, वो आर्मी ही उनको सपोर्ट कर रहा है जो वहां ला के बैठा रहा है। तो डेफिनेटली ये फर्स्ट फेज में तो नहीं होने वाला। हाँ, टाइम पीरियड के बीतने के साथ साथ कुछ कुछ इसमें इम्पैक्ट दिखेगा। अब रही बात कि भारत इसमें कैसे इंटरवेन कर सकता है और किस तरह से कर सकता है, तो देखो जिस तरह से डिप्लोमेसी चल रही है भारत में खुद भी यूएन में बहुत सारे चैप्टर्स, खासतौर से अमेरिकन कितने सारे ऐसे एजेंसीज हैं जिन्होंने काफी ज्यादा यहाँ पे माइनॉरिटीज को लेके एक क्वेश्चन उठाया हुआ है। अब वहां पे जब भारत एक पेश करेगा कि भाई आप बांग्लादेश के माइनॉरिटीज के ऊपर बात कीजिए, तो हमारे पास भी प्लेटफॉर्म होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। हमें ये सारी चीज देखनी है, लेकिन चुप रहना भी कहीं पे स्वीकार नहीं होना चाहिए। डेफिनेटली सी बात है कि जहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन कॉस्ट जुड़ता है, वहां पे चुप रहना नहीं बनता है। चाहे एक बंदा एक हो, मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे कोई भी हो, जिसके भी खून बेवजह बहाया जाए उसके लिए आवाज उठाना एक अच्छी पॉलिटिकल पार्टी, एक अच्छी लोकतंत्र समाज का, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के हित में बात आती है। लेकिन वही चीज है कि अपने इंटरनल मैटर्स को भी हमें भूलना नहीं है। जिस तरह से मणिपुर का केस है, जिस तरह से यहाँ पे माइग्रेंट का केस हुआ है, जिस तरह से लीगल माइग्रेंट को, लाइसेंस्ड माइग्रेंट को चुपचाप से नदी के पास, ओशियंस के पास छोड़ दिया गया। उनके पास ऑलरेडी यहाँ पे था, उनके पास सारे पेपर्स थे, फिर भी उन्हें भेजा गया। तो ये सारी चीज को भी हमें ध्यान रखना है और साइलेंटली ही वर्क करना ज्यादा हमारे फेवर में रहेगा। क्योंकि ऑलरेडी जैसे मैंने पहले भी अपने बहुत सारे डिबेट्स में बोला है, अभी नेबरिंग कंट्रीज जो है हमारे फेवर्स में नहीं है। चाहे वो छोटी से छोटी कंट्री हो, चाहे हमारे बड़ा कंट्री चाइना हो, जो भी हमारी नेबरिंग कंट्री है। हालांकि हम खुद में बहुत कुशल हैं इस सब चीज में, अपने आप को प्रोनाउंस कर सकते थे, लेकिन फिर भी हमारे फेवर में अभी कुछ भी चीज दिखती नहीं है। अफगानिस्तान को ही अगर हम बात कर लें कि अगर हम ये बिलीव कर रहे हैं कि अफगानिस्तान में थोड़ा सा हमारा पॉलिटिकल इंटरवेंशन हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको हम हाईजैक करके ये सोचे कि हमारे फेवर में कुछ आ जाएगा। क्योंकि देखो थोड़ा सा इंटरवेंशन हुआ, फिर वहां पे क्या हुआ, एक अच्छी सी बैठक बुलाई गई पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, सारा चीज सेटलमेंट हो गया, तो नो बेनिफिट फॉर द इंडिया। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हमें कंसिडर करनी है और साइलेंटली अपना काम करना है। पहले तारीख जिसे हमें डेफिनेटली एक अच्छी तालमेल बनानी होगी। एम्बेसीज जो यहाँ पे बांग्लादेश में है, उसके आगे जो भी कार्रवाई की जा रही है उसको पहले इंडियन गवर्नमेंट को मॉनिटर करना होगा कि इस तरह की कोई भी कार्रवाई बांग्लादेश के मीडिया तक नहीं पहुंचे, ना ही यहाँ पे इस तरह की कोई कार्रवाई इस तरह की हो जो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट वहां पे पहुंचे। तो ये सारी चीज अब गवर्नमेंट को स्टेप लेने की जरूरत है और सोशल मीडिया पे डेफिनेटली आई ऑन रखने की जरूरत है, जो ऑलरेडी उन लोग रख रहे हैं और कहीं पे गलत रख रहे हैं, कहीं पे सही रख रहे हैं, लेकिन जो भी रख रहे हैं फिलहाल बांग्लादेश को लेके उन्हें इस मॉनिटरिंग को बढ़ाना होगा। ठीक है मैम, जी बिल्कुल वापस आऊंगी। महेशी, मुझे सुन पा रहे हैं? अनम्यूट करिएगा। हाँ नमस्कार। हाँ जी नमस्ते महेशी। बांग्लादेश के लिए तो एक नई किरण जैसा है तारिक रहमान, भले ही कितने ही आरोप थे, भले ही बरी हो गए हैं, उनके लिए नई किरण में इसलिए कह रही हूं क्योंकि जब कोई एक लीडर बहुत लंबे समय बाद आता है और बीएनपी का अच्छा खासा एक ग्राफ वहां पर है और
क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी उनकी माताजी के स्वास्थ्य का हालचाल जाने थे, तो सब कुछ पॉजिटिव लगा। नई किरण इसलिए क्योंकि इस समय बांग्लादेश में जो अस्थिरता है और जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं और इलेक्शन बहुत नज़दीक है, इन सब चीज़ों को रोकना, संबंधों को भी बनाकर रखना और हिंदुओं पर जो अत्याचार है उसे भी बनाकर रखना, मतलब सारी चीज़ों को, और उस पर हम क्या एक्शन ले सकते हैं, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो भारत की जो स्ट्रेटेजी है, हालांकि आपने भी सुना होगा, मैंने एक अपडेट दिया था, एक और हिंदू की पीट पीट कर हत्या हुई है जो बहुत अनएक्सेप्टेबल है। और जिस तरीके से अब टारगेट करके चीज़ें हो रही हैं, लगता है कि भारत एक मिनट में बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन हो सकता है होगा इंटरनल कुछ पॉलिसीज होंगी कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन सर, इस पर मुझे लगता है बहुत सोचने की ज़रूरत है, और यदि पॉसिबल हो सकता है बीएनपी के साथ बातचीत करने का, तो बिल्कुल की जानी चाहिए। देखिए, बांग्लादेश में तो जो कुछ भी हो रहा है, अभी तक 625 हत्याएं वहां हो चुकी है। मंदिरों को जलाया जा रहा है, हिंदुओं को जिंदा जलाया जा रहा है, वो तो अपनी जगह है ही। लेकिन जिस प्रकार से आप देखिए कि इस मौके पर, और ऐसे मौके पर जिस तरह से देश को दांव पे लगाया जाता है, या नेपाल की आप घटना ले लीजिए, जेएनजी का, इसके ऊपर राहुल गांधी क्या कहते हैं कि भारत में भी अब जेएनजी होगा। श्रीलंका में घटना घटती है, उसको लेकर किस तरह से अवाल बवाल सवाल और किस तरह का वातावरण तैयार किया जाता है। पाकिस्तान अफगानिस्तान की कोई बात हो रही है, उसके लिए भी कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि देखिए, ये जो है अफगानिस्तान को जो है बढ़ावा देके अपने लिए बड़ा दुश्मनी मोल रहे हैं। तो इस प्रकार की जितनी भी घटनाओं का अगर कहीं विश्लेषण हो, तो उससे स्पष्ट है कि हमारे देश में लोग इस ताक में बैठे हुए हैं कि किसी तरह से ऐसे मौके पर ऐसी बात कही जाए, ऐसी बात सुनी जाए कि देश में भी एक वैसा ही माहौल बन जाए। आज अगर कहीं वहां पर हिंदुओं के साथ जाति हो रही है और कोई मुस्लिम संगठन और कोई मुस्लिम उसके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा है, तो बोलेगा कौन? अगर मानवता शर्मसार हो रही है तो करे क्या? हमारी भी एक मर्यादा है। और जिस प्रकार से बांग्लादेश के साथ हमने डिप्लोमेसी, या प्रधानमंत्री जी ने जिस सद्भाव का परिचय दिया, मैं समझता हूं कि वहां के नेताओं को भी यही करना चाहिए। उनको अपील करना चाहिए कि इस तरह के जघन्य, इस तरह से कुकृत्य और इस तरह से मानवता का शर्मसार करने वाली घटनाओं को अंजाम देने वाले लोग धर्म के नाम पर, वो ये इस्लाम के नाम पर ये कुकृत्य करें या मुसलमान के नाम पर ये कुकृत्य करें, इससे बाज आए वो। और वहां कोई चुनी हुई सरकार नहीं है। अगर चुनी हुई सरकार होती तो शायद जवाबदेह भी होती, लेकिन जवाबदेही ना होने का कारण जो है, इस सारे उत्पात और इस सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। राजनीतिक जिस तरह के वहां विषाद इस समय पाकिस्तान ने फैलाया हुआ है, और जो अभी कहा जा रहा है कि मोहम्मद यूनिस जो है वहां डिफेंस डील के करीब है। सवाल है कि चुनी हुई सरकार को जो है ये करने का अधिकार है, वो तो एक केयर टेकर के रूप में आए थे, उनके पास क्या अधिकार है कि इस तरह से बांग्लादेश को जो है आग में झोंके? उन लोगों ने जिनकी, मतलब वो लोग जो बांग्लादेश आज भारत की वजह से बना और भारत की वजह से उसको पहचान मिली, जहां बहन बेटियों को मतलब किस तरह से पाकिस्तानियों ने दरिंदों की तरह नोचा था, वो भी मुसलमान थे, ये भी मुसलमान थे, तब इस्लाम गैर जरूरी हो गया था। तब किस प्रकार से जो है हैवानियत का मुजाहरा किया गया था, आज वही हैवानियत फिर से जग जाहिर कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि उनके बीच में ये कराने वाले लोग कौन हैं, उसकी चर्चा नहीं हो रही है। पाकिस्तान जो है आज उसको कहीं ना कहीं हमें बेनकाब करना पड़ेगा। आज हाफिज सईद के लोग वहां जिस तरह से तकरीर देते हुए पकड़े गए, उसका मतलब क्या है? हादी को किसी ने मारा, हादी को मारने के बाद जिस तरह से दो हिंदुओं को, अभी एक तो अभी अपडेट आप दे रही हैं, एक पहले जो है दीपू चंद्र दास को मारा गया। हादी को क्या किसी भारत के नागरिक ने मारा? वो जो सरफराज आलम और जो दूसरा कातिल था उसका, वो तो उन्हीं क्या, उसी देश का नागरिक है। ऐसे में किसी हिंदू को प्रताड़ित करना, किसी हिंदू के साथ जाति करना, चलिए वो हिंदू ना भी हो, किसी भी वर्ग का और किसी भी धर्म का है, वहां पत्रकारों का, वहां अखबार के दफ्तर फूके जा रहे हैं, पत्रकारों को मारा पीटा जा रहा है, इसका मतलब क्या है? तो ये तो अगर ये प्रायोजित नहीं है तो है क्या? आप किसके खिलाफ, आप पहले जो है शेख हसीना के खिलाफ आप चिल्ला रहे थे, अब आप किसके खिलाफ चिल्ला रहे हैं? वो स्पष्ट होना चाहिए ना कि अगर आप जो वर्तमान में अंतरिम सरकार है, जो केयर टेकर सरकार है, उसके पास आधार क्या है? वो तो यहाँ पे देश को संभालने और किसी तरह से संवारने की कोशिश करने की बात आई थी,
फरवरी में चुनाव है, उसकी तैयारी करनी चाहिए। ऐसे में अगर ये हादसे होते हैं तो उस हादसे के लिए जिम्मेवार और जवाबदेह कौन है? कहाँ गया वहां यूनुस जो था, कहाँ गया उस दीपचंद दास के घर? थोड़ा सा भी कहीं सहानुभूति के दो शब्द अगर बोल के आते तो लगता है कि भाई कहीं ना कहीं कौन सा अपील किया उस व्यक्ति ने। तो जब वहां की सत्ता और वहां की सरकार जो है आमादा है कि भाई हिंदुओं को मारो, क्या कोई करेगा आप मुझे बताइए। ऐसे में हम और आप क्या बैठ के यहाँ मूक दर्शक बने रहे और ये कहे और उसको इस तरह से जस्टिफाई करें कि बांग्लादेशियों के साथ यहाँ घुसपैठी जो थे वो यहाँ जो आतंक मचाते थे, चोरी करते थे, मर्डर करते थे, जो यहाँ पे गलत तरीके से हमारे ही मुसलमान भाइयों का हक और हकूक लेके यहाँ जो जी रहे थे, क्या उनको जो है अगर हमने बाहर का रास्ता दिखाना शुरू कर दिया तो ये उसका नतीजा है? ये बताया जाएगा। इस तरह से कोई बात अगर इस तरह से इसकी निंदा की जाएगी और ये कहा जाएगा कि हिंदू संगठन क्यों खड़ा हो रहा है और क्यों बोल रहा है, क्यों प्रदर्शन कर रही है भारतीय जनता पार्टी। मतलब मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि हम इस देश में रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं और कोई भी ऐसी चीज जो आपको लगता है कि नेपाल में घटना घटती है, उसमें वहां उपद्रव होता है, वहां की वर्तमान सरकार हटा दी जाती है और यहाँ अपील किया जाता है देश के तमाम युवाओं से कि आप भी जेएनजी करिए। ये देश के साथ गद्दारी है या नहीं? ये ठीक है देशद्रोह है कि नहीं? महेश जी। श्रीलंका में घटना घटती है हम्म और जिस प्रकार का आचरण, जिस तरह का वातावरण तैयार किया जाता है, इसका मतलब क्या है? तो इन सब चीजों पे कहीं विचार अगर करेंगे तो स्वाभाविक रूप से बांग्लादेश की तस्वीर जो है कहीं दिखाई देगी। और जैसे हमारे अनुपम जी ने जो एक बात कही उस बात का मैं भी समर्थन करता हूं कि बहुत ही ये विदेश नीति है देश की। इसमें ज्यादा उछल कूद और ज्यादा अयान बयान और अवाल बवाल और सवाल काटने की जरूरत नहीं है। विदेश नीति हमारी जो है उसके ऊपर देश का सर्वाधिक सबका मतलब हम सभी तरह से जो है वो देश की सरकार के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि क्या जरूरी है, क्या गैर जरूरी है। बहुत सारी चीजों को डिस्क्लोज नहीं किया जाता है, क्या चीज हम कर सकते हैं, क्या चीज नहीं कर सकते हैं। और हर एक सरकार में ये बात रही है। आज विदेश नीति जो है वो किस प्रकार से होनी चाहिए और किस देश से कैसे हमें डील करना है, इसके ऊपर भी अब राजनीति होगी। इसके ऊपर भी इतना बड़ा गदर काटा जाएगा, राजनीतिक फसल बोई ठीक जाएगी है और काटने की महेश सोची जी, जाएगी। देखिए विपक्ष क्या बोलता है, कैसे बोलता है, विपक्ष की बात हम विपक्ष से करेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है पूरी बात आपके सुनने के बाद बस एक ही सवाल मेरे जहन में है। जिन्होंने हादी को मारा यदि वो भारत के नहीं थे, ये भारत भी जानता है, बांग्लादेश भी जानता है, तो फिर हिंदू निशाने पर क्यों हैं? और दूसरी चीज ये यदि हैं तो हमारा इतना दायित्व तो बनता है कि फिर हम बिल्कुल 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 एक्शन लें। हम ठीक है, हम ये तो नहीं कह रहे कि जाके गोले और बम बरसा दीजिए, लेकिन हमारी जो कूटनीति है, हमारी जो रणनीति है, हमसे बांग्लादेश बड़ा नहीं है। हम एक कुछ तो प्रेशर उन पर डाल सकते हैं यदि हम इतना ही कर लेंगे, क्योंकि अभी एक हत्या हुई अब दूसरी हो गई। हालांकि हमारी चर्चा वहां की राजनीति और वहां के इलेक्शंस पर है, लेकिन हम तो भारत के परिप्रेक्ष्य में हर एंगल पर बात करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है सर। क्यों? देखिए राखी जी, मैं हाँ एक चीज और आपको स्पष्ट कर दूं। तीसरी बार ऐसा हुआ कि बांग्लादेश के उच्चायुक्त को तलब किया गया, सारी आर्थिक मोर्चाबंदी की गई है वहां पे। आपको सुन के हैरानी होगी कि हम आर्थिक रूप से जो है जो जो हमसे बन सकता है। मैंने आपसे क्या कहा कि बहुत ऐसी चीजें हैं जो विदेश मैं मान नीति रही हूँ, बस हमारी एक जो मिनट। है उसको ध्यान में रख के हमें बहुत सारी चीजों को कहीं डिसाइड करना होता है। हम जो है अफगानिस्तान में तालिबान सरकार जब बनी और उस समय जिस तरह से हमारे ऊपर जो है सवाल खड़ा किए गए कि अब क्या होगा, अब उसी तालिबान से हमारी बात हो रही है, हम उससे बात कर रहे हैं, वहां हम जाके काम कर रहे हैं। तो जहां देखिए, फिर मैं कह रहा हूं देश से बढ़ के कुछ नहीं है, ना आप है, ना हम है, ना राजनीति है। लेकिन जिस प्रकार का एक नैरेटिव बनाया जाता है, ये वो बांग्लादेश को हो, नेपाल हो, श्रीलंका, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान से एक मिनिस्टर कहता है ये कि पहलगाम में हमारी बहनों की सिंदूर उजाड़ दी गई, और कर्नाटक का मंत्री क्या कह रहा है, सिद्धारमैया जी क्या कह रहे हैं, मुख्यमंत्री, कि हमें पाकिस्तान से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। क्या मतलब है? ठीक है महेश पृथ्वीराज जी, चौहान चलिए अभी क्या कह रहे थे? मैं वापस आऊंगी। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि आप लोगों के पास जो है वो जज्बा और वो भावना जो है दिखनी चाहिए। ये देश की बात है, ये हमारे आपकी राजनीति तक सीमित करने वाला मुद्दा नहीं है। ठीक है महेश जी, एक सेकंड वापस आऊंगी। हाँ मैम, बोलिए बोलिए मैम, अनम्यूट करिए। संदीप जी आऊंगी, मैम की प्रतिक्रिया आ जाए फिर आती जी हूं। मुझे 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 हाँ
मुझे तो भैया जो कह रहा है वो जो बात मुझे तो सहमत नहीं है, क्योंकि मोदी जी घर का समस्या सॉल्व करने में उनको नहीं हो रहा है, किसी बाजू वाला का समस्या क्या इन्होंने सॉल्व करेगा। जब मणिपुरी का संगठन हो गया कुछ बात ही नहीं किया। हाँ, यहाँ पर इंडिया में कितनी सारा अत्याचार हो महिलाओं का बेटियों के साथ, उसका बात ही नहीं किया। जो फार्मर के साथ जो हुआ था, मंत्री जी ने उसको डायरेक्ट उसको मरवा दिया था, उसको उसके ऊपर एक्शन नहीं किया था। ये सारी बातें खुद को संभालने नहीं आता इनको, देश को संभालने नहीं आता, और रुपए का रेट गिर गया, आर्थिक व्यवस्था तो जो है ना जीरो बन गया, उसके ऊपर बात करना, चर्चा करना इससे नहीं होता है। ये महान बन गया कहाँ का भाई? उनके जो देश का समस्या का वो हसीना मैडम को ला के रखने का मतलब ही समझ गया मैं अभी। क्यों दिया उन्होंने, क्यों उनको रक्षण दिया? उनको हैंगिंग करने का है अभी, वहां कोर्ट ने उसको हैंग करने का उसको पनिशमेंट दिया है ना, जनता ने दिया उनको। उनके हरकतों के बारे में उधर का देश का जो युवकों के गुस्सा से वहां का सिटीजन का गुस्सा, हसीना जो जो करा वो पूरा काला करतूत पूरा बाहर आ गया। वैसा महिला को लेके आके तुमने पनाह दिया, मतलब क्या है तुम? अभी तुम्हारा जो भी हरकत है तुम्हारा वजह से हो गया बोलकर मैं दावा कर सकती हूँ। प्रधानमंत्री मतलबी रिलेशन करता है, जो भी करता है वहां बांग्लादेश हो पाकिस्तान हो जो भी हो, उन्हों सॉल्व करने का सब्जेक्ट को इन्हों जाके अपन का बांग्लादेश वालों को कौन पना दिया, कौन वोट आधार कार्ड दिया, कौन वोट दिया, कौन वो जो बॉर्डर से आए सो वालों को इन्होंने रक्षण दिया। आज उसके बाद में उनका कोई गलती नहीं है। महान पुरुष है उन्होंने, जो देश का समस्या के अलावा बाकी सब के उसमें जाके अंगूठी लगा देते हैं, वो जो फिंगर लगा के उन लोगों को दोनों का उसमें आंग और जलाने का काम करके इन्हों उसको सुलझाने के बजाय और थोड़ा अंगार डाल के आने वाला है हमारा प्रधानमंत्री जी। ये वहां पर हिंदुआ हो रहे, अरे देश में भी बहुत सारा हो रहा है भैया, महिलाओं का साथ हो रहा है, मुसलमानों का साथ हो रहा है। आप ही कर रहे हो मुसलमानों का साथ, आप ही माइनॉरिटियों के साथ इधर नहीं रहने का बोल रहा है। अरे भारत देश में, सेक्युलर देश में सब भाईचारा में रहते अपन, ये रिश्ते हमारा तोड़ने का हिंदू हिंदू हिंदू, अरे हिंदू का छोड़ो भाई, पहला इंसानियत देखो, ह्यूमैनिटी ग्राउंड देखो। आपको जनता को, आपने जनता आपको चुना था, यहाँ का प्राइम मिनिस्टर बनाया, यहाँ देश के लिए पूरा आगे लेके जाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, आर्थिक व्यवस्था को बढ़ाने के लिए, मगर इधर का समस्या नहीं है आपको, बॉर्डर वालों का। अरे भैया मैंने परसों एक अचानक मेरा सोनिया जी ने कहा था, आरावली बोल के एक हिमालय का प्लेस है, ये देश का हिमालय अपन का सेफ गार्ड है, इंडिया का जो बोलता ना कैपिटल का, जैसा आपका सिर का जो बोलते ना टोपी पहनते ना इतनी इज्जत से, ठीक है, वैसा आरावली में इन्होंने जाके अदानी अंबानी को, वो हिमालयस नहीं है, आरावली इतना नहीं है, उसके भी माइनिंग के लिए अलोड बोल के इन्होंने किया था। ये देश को पूरा बेचने का काम कर रहा है भाई। बांग्लादेश की राजनीति कैसे देख रही है मैम? राजनीति इधर क्या है बोलो तो, इधर इनका जो हसीना मैडम को पनाह देना, उनको इधर ला के रखना ही बड़ा प्रॉब्लम है। और वहां सिलेक्शन इन्हों कौन है भाई बोलने वाला? वहां पर कोई भी नहीं है क्या? वहां आर्मी होने दो, अभी सरकार नहीं बने, पॉलिटिकली नहीं होने दो, आपको क्या है भाई? आपका देख लो ना, हिंदू देश में पूरा लोगों का पेटेंट राइट पूरा ले लिया इन लोगों ने। क्या इंडियंस की पूरा वोटा डाले तो इन्हों प्रधानमंत्री बना? क्यों बांग्लादेश का समस्या को इन लोगों क्यों लेके आके सामने लगा रहे हो? देश की समस्या के बारे में कुछ भी नहीं है क्या आप लोगों को? क्या महान बना दे रहे भाई? गांधी का नाम हटा दिया तो बना दिया, नाम निकाल दे के फेंके तो तसल्ली हो रहा क्या आपको दिल को? वो काम करने से क्या आ रहा है आपको? बड़ापन मिल रहा क्या आपको? आपका सरकार को ये नहीं मालूम है जो करंट सिचुएशन में अपन का देश के लिए क्या करना चाहिए। पहला वो देखो, बोलो बांग्लादेश का समस्या, हिंदुओं का समस्या वहां देश में। हाँ राहुल जी बोला, उन्हीं का चीज है, क्यों नहीं बोलेंगे? आप ऐसे करते जाओ, क्यों गुस्सा नहीं आएगा? यहाँ का हमारे बच्चों को नहीं देख रहे, बाजू वालों का बच्चों को कदे देखे, हमारे तेलुगु में अच्छे सामता है, उसको अम्मा को खाना नहीं खिलाता, कहते उसकी बहन को कहते गोल्ड का सोने का
क्या बोलते बैंगल्स बनाने या कहते बेटा। ऐसा है ये देश का अपन का प्रधानमंत्री जी। घर में अम्मा को खाना नहीं दे रहा, अम्मा के लिए नहीं देखता, मगर बाजू वाला बहन, उनकी बहन रहती ना, उनको देखता कहते। ऐसा खुद का संभालना पहला देश का, बात का बांग्लादेश का देखेंगे। अच्छा मैम, मुझे आप बताइए, मांगे क्या आपको, मुझे बताइए राजकीय क्या के कर लिए सकते हैं अभी? आपके सोल्यूशन पर पूछा मैडम, कोई प्रधानमंत्री फोन करके पूछा आप हमारा देश का समस्या आप ही ले लो बोल के? अभी भारतीय जनता पार्टी कोई ने कहा invitation कि भेजा? 3 बार वहां बात हो चुकी है, आर्थिक रूप से हम प्रेशर बना रहे हैं, उन्होंने बोला अभी। अच्छा, कहाँ जरा निकालो बोलो। क्या रहस्य हो रहे, क्या सीक्रेट हो रहे, क्या इंटरनल हो रही, क्या कौन है भाई आप? प्रधानमंत्री है, जो भी होता है पब्लिक के सामने होना है। दम में तो दिखाओ, बोलो 3 बार कहाँ बात करा, किससे बात करा, लिखो निकालो बोलो। किधर भी जाओ, ये भैया ने नीचे, भैया महेश भैया को कभी हमारे कांग्रेस को कुछ बोलने से उनको दिल में रात में नींद भी नहीं आता होगा। हमारा राहुल जी के पास जाता है, कांग्रेस के पास जाता है, अरे भाई हम ही है तो आप है। मैं बार बार समझा रहा हूँ, आपका प्रधानमंत्री को इतना बहुत चढ़ाओ मत भैया। देश को देखो, देश की नेता बनने का नहीं है, आप पहला एक सिटीजन बनो, देश के लिए बात करो पहला। बांग्लादेश के उन्हें बहन ने अच्छा बात किया था, वो दुश्मन है बाजू वाला, किससे किससे लिंक है उन लोगों से। अपन का उग्रवाद का जो है ना, टेररिस्ट का एक्टिविटीज किससे कदर से आ रहा है अपन मालूम है क्या? वो नहीं है, उनको कहते हैं, उनको अच्छा संभालने कहते हैं। क्या हिंदू कौन सा हिंदू का धर्म आप लोग कर रहे भैया? अभी तक क्यों ऐसा निभाल रहे? मुझे दिखाओ थोड़ा सा। मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर जो भी मर जा रहा, उसके ऊपर वहां का सरकार निर्णय लेने का, वहां का जनता का हाथ में इलेक्शन कब रखना, वहां का लीडरों का रखना। आपको पूछे तो जाओ, अब बिना पूछे जाके हम लोग 3 बार बात करें, का कानों में करें, कहाँ करे भाई? जरा हमको डिक्लेयर करो ना, हम भी खुशी होते। प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहा है हिंदुओं को लिए। बगैर मुस्लिम मरने दो, औरता मरने दो। अभी नीतीश जी ने परसों ने बुर्का उठाया, खींचा, हाँ नीचा बुर्का खींचा ठीक है था। मैम, थोड़ा के सा ऊपर बात करो बोलो, ठीक है, ऐसा ठीक है, हरकत कर सकते हैं लोग? चलिए थोड़ा सा ये नहीं डिफरेंट हो गया था के ये ऊपर वाला करते मैटर। राजनीति का क्या करने का? अरे भाई सिर का दर्द का सब्सिडी, ये तो हमको तो हमारा देश के लिए हमारा आदमी जो कर रहा है उसमें 10% भी ये मोदी जी आने के बाद उसको भी जो है ना, उन लोगों को भी दावा पे लगा दिया उनका जिंदगी चलिए को। मैम, मुझे आज जय जवान जय पूरी किसान चर्चा बोलने में, का लायक भी नहीं है इन्होंने। मुझे पूरी चर्चा में राजनीतिक रूप से कौन सी बयानबाजी आती है उसको तो एक तरफ रखूं, लेकिन आपकी एक चीज मुझे अच्छी लगी, मैं बोलूंगी, जो आपने खुल के बोली। मुझे बताइए कब और कहां बात हुई और कौन सा आर्थिक प्रेशर है। तो महेश जी, ये उनका एक जेन्युइन सवाल है, उसका जवाब बीजेपी देगी, क्योंकि ये एक ऐसा सवाल उन्होंने पूछा है जिसको कोई क्रॉस नहीं कर सकता। तो जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले अनुपम जी, ये बात सही है, हम बार बार कह रहे हैं कि हम गोला बारूद नहीं फायर कर सकते किसी दूसरी कंट्री में एकदम से, और करने की प्लानिंग भी होगी तो वो इंटरनल होती है, वो ओपन नहीं होती है। लेकिन हाँ, हम आर्थिक दबाव बिल्कुल महसूस करा सकते हैं। हम जब पानी रोकने की ताकत रख सकते हैं, तो ये तो बांग्लादेश है, यहाँ की कुछ भी 2 चीजें रोक दीजिए, बहुत सी चीजें हो जाएंगी। तो इस लेवल पे क्या काम हो रहा है? और यदि हो रहा होता, मुझे नहीं लगता कि ये सिनेरियो हमें और देखना पड़ता एक आध मर्डर का। देखिए राखी, काम तो हो रहा है, इस बात से हम नकार नहीं सकते काम कि काम बिल्कुल नहीं हो रहा है, काम हो रहा है, लेकिन उस काम की जो दिशा है वो अभी हमें कंफर्म नहीं है किस तरफ हो रहा है। मैंने शायद आपके पिछले प्रोग्राम में भी बताया था कि इस समय भारत अपनी सुरक्षा को लेकर के भी चिंतित है, और Yes. जो चिकन नेक का इलाका है, उस चिकन नेक के इलाके में हमने आर्मी की 3 बटालियंस के लिए कुछ नए प्लेस हमने चुने हैं, और वहां पे हमने काम शुरू कर दिया। तो ये टोटल अपनी सुरक्षा के लिए। आर्थिक नाकेबंदी की बात मैं निश्चित तौर पर कहूंगा कि सरकार के कई ओहदेदारों ने इसके ऊपर बार बार बात कही है, लेकिन वो रोड मैप नहीं दिखाया है कि आर्थिक नाकेबंदी हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश के साथ हमारा व्यापार बहुत ज्यादा है, और उसको अगर हम बिल्कुल से बंद कर देंगे तो उसमें हमारा भी नुकसान है, और बांग्लादेश तब हमारे और खिलाफ हो जाएगा, जो हम नहीं चाहते। और सबसे बड़ी जो स्ट्रेटेजिक जो डेप्थ हमको बांग्लादेश से मिलती थी, वो हमारी कहीं ना कहीं पीछे छूटती जा रही है, और वो सबसे ज्यादा चिंता का विषय है। क्योंकि सबसे बड़ा उदाहरण मैं दूंगा आपको, बांग्लादेश जब से आजाद हुआ 1971 से लेकर के आज तक, ऐसा कभी नहीं हुआ कि पाकिस्तान से कोई शिप, कोई पोत वहां से निकले और डायरेक्ट बांग्लादेश के किसी एक पोर्ट के ऊपर आकर के रुके। ये पहली बार हमने अभी पिछले 1 साल के अंदर देख लिया। तो ये एक तरह से ये स्थापित करता है कि स्ट्रेटेजिक रूप से हमने बांग्लादेश को हाथ से छिटक जाने दिया है, और आज पाकिस्तान के साथ
पहले भी व्यापार होता था, ऐसा नहीं बांग्लादेश पाकिस्तान में व्यापार नहीं होता था, व्यापार था, लेकिन वो थ्रू कोलंबो या थ्रू सिंगापुर हुआ करता था, जो समुद्र से व्यापार डायरेक्ट नहीं था। अब वो डायरेक्ट शुरू हो चुका है। तो ये एक बहुत एक गलत चीज हुई है, जिसके ऊपर भारत सरकार को और स्टडी दबाव डालना चाहिए था। और ये दबाव भारत कैसे डाल सकता है? यूनाइटेड नेशंस के ऊपर हमें ये बार बार रखना पड़ेगा। जो माइनॉरिटी इशू है, निश्चित तौर पर ह्यूमैनिटेरियन इशू है, और इसके ऊपर भारत को चिंता करनी चाहिए, क्योंकि हमें लोकतंत्र है और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र है। तो ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट्स के लिए हमको यूनाइटेड नेशंस, ईयू, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और जापान, ये जो प्रभावी जो इसकी बार बार बात करते हैं, वकालत करते हैं, इनमें बार बार हमें बात उठानी पड़ेगी। सरकार कितना उठा रही, क्या नहीं उठा रही है, या तो महेश जी बता पाएंगे। लेकिन ये एक बड़ा ऑप्शन है, क्योंकि आप निश्चित तौर पर राकेश जी, हम गोला बारूद नहीं फेंक सकते, हमें फेंकना भी नहीं चाहिए। अगर हमने गोला बारूद फेंक दिया तो जो पिछले 50 सालों की मेहनत थी बांग्लादेश को लेकर के हमारी, वो पूरी की पूरी बेकार हो जाएगी। और जमात इस्लामी जो बांग्लादेश की है, वो तो अब खुल करके कहने भी लगी है कि हमने 1971 में बड़ी गलती कर दी, जो भारत के झांसे में आ गए और भारत के मुक्ति वाहिनी के सपोर्ट को हमने एक्सेप्ट कर लिया था और हम आजाद हो गए। हमको आजाद नहीं होना चाहिए। जब इस तरह की बातें वहां निकल रही हैं, तो हमको बहुत प्रोएक्टिव अप्रोच रखनी पड़ेगी, हमको इसके ऊपर बात करनी पड़ेगी। हमें राकेश जी, मैं यहाँ पे एक आउट ऑफ द बॉक्स जानने की जरूरत है। इसके बाद मैं हर बार कहता हूँ, और आउट ऑफ द बॉक्स आप कैसे जाएंगे? आपको पाकिस्तान के अंदर भी कुछ अपने प्लेयर्स लगाने पड़ेंगे, जहां से इनको बैकअप मिल रहा है बांग्लादेश के विरोधी गुटों को। तो ये सब चीजें कूटनीति में संभव है, और ये संभव आपको बनाना पड़ेगा। अगर आप नहीं बना पाते हैं, तो ये निश्चित तौर पर भारत के लिहाज से एक बहुत गलत कदम होने जा रहा है, जो बांग्लादेश में हमारे खिलाफ। ठीक है, क्योंकि समय की सीमा है, मैं चाहती हूँ जल्दी जल्दी एक बार सबकी प्रतिक्रिया आ जाए। संदीप जी कुछ कहना चाह रहे थे आप, अपनी बात रखिएगा, और एक छोटा सा सवाल है बस, उसके साथ अपनी बात रखिएगा, क्योंकि बांग्लादेश की राजनीति पे बात हो रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया है कि तारिक रहमान अब जो भी जिस तरीके से भी आगे बढ़ेंगे, या जो भी स्ट्रैटेजी वहां होगी, भारत का जो कनेक्शन है, या भारत के लिए हम इसको कितना अच्छा देखेंगे, क्योंकि बीएनपी की जो सोच रही है, जो काम रहा है, वो बिल्कुल कट्टरवादी रहा है। उनका बहुत लास्ट इंटरव्यू आप देखिए, सुनिए, उसमें कहा है कि बांग्लादेश फर्स्ट की उनकी पॉलिसी है, हर कंट्री की होती है। हमारे लिए इंडिया फर्स्ट है, उनके लिए बांग्लादेश फर्स्ट है, अमेरिका के लिए अमेरिका फर्स्ट है। तो भाई आपको जिसको जिसको फर्स्ट रखना है रखिए, लेकिन हमारे जो अपने लोग हैं उनका हित हो, बस मुझे लगता है इसको लेकर क्या यदि आती है बीएनपी या बढ़ती है, तो क्या हमारे संबंध उनके साथ इन सारी चीजों को रोक पाएंगे जो अस्थिरता है वहां? देखिए राखी जी, दो सवाल है आपके। तारिक के रहमान किस तरीके से हमारे साथ डील करेंगे, और एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि भाई हिंदू की हत्या। हाँ। तो हिंदू की हत्या पे मैं पहले बात करना चाहता हूँ। आप ये देखिए, हमारे देश के काफी लोग अमेरिका में गलत तरीके से घुसे हुए थे। अमेरिका ने कभी भी इस तरीके का ढिंडोरा नहीं पीटा कि हिंदुस्तानी यहाँ घुसे हुए, हिंदुस्तानी हमारा रोजगार खा रहे हैं, हिंदुस्तानी ये कर रहे हैं। इससे क्या है, अमेरिका के अंदर एक माहौल बन जाता, जो सही तरीके से भी रह रहे हैं लोग, उनके ऊपर भी हमले होने लगते, लोग उनको भी मारने लगते। कहीं ना कहीं अमेरिका वर्सेस इंडियन हो जाता। हमारे देश में क्या होता है, हम उन लोगों को पकड़ते नहीं है, जो चाहे वो पाकिस्तान का हो, बांग्लादेश का हो, श्रीलंका का हो, म्यांमार का हो, अमेरिका का हो, रूस का हो। बहुत देशों के लोग हमारे यहाँ गलत तरीके से हो सकते हैं, लेकिन हम ढिंडोरा इतना पीट देते हैं कि हम यहाँ एक मस्जिद तोड़ेंगे, ढिंडोरा इतने पीट देंगे कि दुनिया में जहां मंदिर होंगे वो खतरे में आ जाएंगे। हम ढिंडोरा इतना पीट देंगे। आप ये देखिए, हिंदुस्तानियों का तो एक देश है, मुस्लिम्स कंट्री कितने हैं, ईसाइयों के देश कितने हैं। अगर हम यहाँ ये करेंगे कि भाई बांग्लादेशी गलत तरीके से घुसे हुए हैं, बांग्लादेशी हमारे रोजगार खा रहे हैं, बांग्लादेश के लोगों में क्या मैसेज चला जाता है? हम तो अपनी राजनीति कर गए, बांग्लादेश के लोगों में ये मैसेज चला जाता है कि हिंदू यहाँ क्या कर रहा है, हिंदू हमारा रोजगार खा रहा है, हिंदू हमारी जमीन पर क्यों है। तो हम कहीं ना कहीं हम यहाँ बैठकर वहां मंदिर भी तुड़वा सकते हैं, हम यहाँ बैठकर वहां हिंदुओं को भी मरवा सकते हैं। अगर हम हकीकत में वेल विशर हैं मंदिरों के और हिंदुओं के, तो हमें कानून के तरीके से प्रक्रिया करनी चाहिए। जो भी गलत है, हमें ये कहना चाहिए, हिंदुस्तान के अंदर दुनिया का कोई भी व्यक्ति अगर गलत तरीके से घुसा है, उसको डिपोर्ट किया जाएगा, उसको देश में छोड़ा जाएगा। ये तरीका होता है। लेकिन तरीका आप समझती हैं, आग लगाने के लिए किस तरीके से आग लग सकती है। तो कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूं कि हमारी जो राजनीति है वो बहुत बड़ी जिम्मेदार है इस चीज के लिए। आप ये देखिए, हमारे देश में अगर दिल्ली में चुनाव होगा तो बांग्लादेशी घुस जाएगा, अगर असम में चुनाव होगा बांग्लादेशी घुस जाएगा, बिहार में चुनाव होगा बांग्लादेशी। तो ये मैसेज बांग्लादेश में भी जाते हैं। बांग्लादेश बहुत दूर नहीं है, और हमारे यहाँ भी लोग रहते होंगे, कनेक्टिविटी भी रहती है। अडानी साहब बहुत बड़ा बिजनेस वहां पर करते हैं, और भी बिजनेस। मैं आपको बताऊं, $16 बिलियन का बिजनेस हम लोग बांग्लादेश के साथ करते हैं।
जिसमें $2 बिलियन का हम वहां से लेते हैं और $14 बिलियन का हम उनको देते हैं। अगर हम Yes. चाहे बांग्लादेश एक दिन में घुटने पर आ सकता है, लेकिन चूंकि ये राजनीति है और इसमें कहीं ना कहीं आग लगाने से ही लोग रोटियां सेक सकते हैं। हमारे देश की राजनीति हिंदू मुस्लिम पर टिकी हुई है, इसलिए देखिए हिंदुओं को हम पाकिस्तान में भी मरवाएंगे, हिंदुओं को हम बांग्लादेश में भी मरवाएंगे, और ये आग अगर हम इसी तरीके से लगाएंगे तो फिर बातें करने से कुछ नहीं होगा, काम करना पड़ेगा। जब हम 56 इंच का सीना रखते हैं, बांग्लादेश का सीना तो 14 इंच का भी नहीं है, कैसे मार सकता है कोई हमें? लेकिन हम मरवा रहे हैं, हम जिम्मेदार हैं, ये चीज स्वीकार करनी पड़ेगी। और ठीक है। रही बात तारिक हाँ। रहमान की, तो राखी जी देखिए तारिक रहमान के लिए पूरा बांग्लादेश में चीजें रची जा चुकी हैं, वो प्लेटफॉर्म तैयार किया जा चुका है, शेख हसीना को वहां से निकाला जा चुका है, उनकी पार्टी को बैन किया जा चुका है। तो आप देखना आने वाले समय में अगर कोई प्रधानमंत्री पद की शपथ लेगा तो वो तारिक रहमान होगा। ठीक है, ज़किया जी जल्दी से अपनी बात रखिएगा। देखो राखी, मैंने जैसे अपना फर्स्ट वर्जन में ही बोला कि बहुत सारी चीज है जो इंडियन गवर्नमेंट्स को स्ट्रेटेजिकली अपनी पेशेंस के साथ ले जानी है, क्योंकि ये तो वेल नोन है कि किसी को अगर लाया गया है तो डेफिनेटली उसके लिए एक जीत का पैमाना तय कर दिया गया है। और जो सरकार अभी है तो डेफिनेटली वो एक सिर्फ पार्टी को ऑर्गेनाइज करने के लिए, उसको करने के लिए वहां पे है, तो डेफिनेटली उनका काम था कि एक सही चेहरे को ला के सामने करा जा सके ताकि एक जीत वहां पे, और उस चीज के साथ, उस बंदे के साथ वहां पे पॉलिटिकल पार्टीज अपनी एस्टैब्लिशमेंट हो सके। रही बात जमात की, तो जमात की सोच जहां तक है वहां पे है कोई सोच अलग नहीं है तारिक जी की सोच से। थोड़ा सा आप ऊपर नीचे बोल सकते हो, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के हैं एनालाइजिंग में आपको 19-20 हर जगह मिलती है, लेकिन पूरी ही चेंज हो वर्जन वो पॉसिबल है। वो कहीं ना कहीं ये दोनों पार्टी की वजन एक ही तरफ जा रही है। तो अगर आप छुटपुट वहां पर से जमात की तरफ से जीत होती है चाहे उधर से जीत होती है, हर कंडीशन में हमारे लिए क्वेश्चन वही रहेगा, हमारे लिए रीजनिंग वही रहेगी कि कैसे करनी है। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात जो संदीप जी ने बोली है उससे बहुत लोग एग्री करेंगे, क्योंकि डेफिनेटली देखो हम लोग यहाँ पे सिर्फ पॉलिटिकल एनालिटिक होके या पॉलिटिकल पार्टीज के व्यूज के तौर पे नहीं, एक इंसानियत और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे यहाँ पे बात कर रहे हैं। और अगर मैं कुछ बात रख रही हूँ तो डेफिनेटली मैं लाखों लोगों की सुझाव के बारे में बात रख रही हूँ जो मेरी आइडियोलॉजी के साथ मेरे साथ आगे बढ़ रहे हैं। उसी तरह से हमारे जितने भी पैनलिस्ट हैं सबके पीछे बहुत सारे लोग हैं जो उनके को समझते हैं। तो आपको ये चीज समझनी होगी कि डेफिनेटली अगर आप यहाँ पे जो एक्शन लेते हैं उसका सेकेंडरी एक्शन क्या होगा वो हमें सोच समझ के करना है। कोई भी तरह की है वॉर डेफिनेटली इज नॉट ए सोल्यूशन, बट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक गुड वॉल्यूम और एक प्रेशर क्रिएट करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर आप बीइंग ए कंट्री हु इज सर्विंग एज ए डेमोक्रेटिक, लेकिन आप प्रूवन डेमोक्रेटिक सर्व कर पा रहे हैं कि नहीं, वो भी एक चैलेंजिंग जॉब हो गया है आज के टेन्योर में, खासतौर से 2014 के बाद से। तो वो चीज आपको देखना है कि मैम रोकूंगी क्योंकि समय बहुत हो गया है। महेश जी प्लीज जल्दी से अपनी बात रखिएगा। मैम 1 सेकंड रुकिए, अनम्यूट करिए। सबसे पहले तो मैं अपने कांग्रेस के जो हमारी प्रतिनिधि हैं मैडम, उनको मैं बताना चाहूंगा कि मैडम 22 और 23 को दोनों दिन जो है उच्चायुक्त को तलब किया गया। उनको सख्ती के साथ ये कहा गया कि किसी भी प्रकार का वहाँ हिंदुओं के साथ हो रही जाति या किसी भी तरह का कोई भी उन्माद बर्दाश्त अब नहीं किया जाएगा। एक दूसरी बात कि 6 बार, मैं एक बार नहीं कह रहा हूँ, 6 बार लगातार अगस्त से विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने स्पष्ट रूप से कड़े शब्दों में निंदा करी। और तीसरी बात कि वहां पे जो हमारा कंसुलेट जनरल था जो चटगांव का है और 3-4 जगह हमने उसको बंद किया। तो ये सारी चीजों को करने का हमारा आशय ये था कि वहाँ की जो सरकार है, वर्तमान में अंतरिम सरकार है, देखिए वहाँ चुनी हुई सरकार या वो रहमान की बने या रहीम की बने, लेकिन कम से कम एक चुनी हुई सरकार बने जिसके साथ एक संवाद स्थापित हो, उसमें कहीं रुकावट खड़ा करने का। और देखिए यूएस की बात कही जा रही है, सेंट मार्टिन जो द्वीप था वहां से ये बात स्टार्ट हुई, शेख हसीना को किसने डिस्टर्ब करने की कोशिश करी।
तो मैं फिर से कहूंगा कि जो चीज हमारी राजनीतिक सहूलियत की वजह से हम देश के बारे में अनाप शनाप या कुछ भी हम बोल दें, वो उचित नहीं प्रतीत होता है। जिसकी एक विदेश नीति है, ठीक है। उसके तहत हमारे लोग सक्षम हैं जो कि बांग्लादेश को अच्छे से डील कर सके। मैं अब देखिए, बोल सकती हूँ? नेपाल में ठीक है। हुआ या मैम, समय श्रीलंका बहुत में हो गया। हुआ या पाकिस्तान में हुआ, अफगानिस्तान में मैं एक हुआ। बात बोल रही हूँ। हाँ, बोल लीजिए, मैं- चलिए मैं- जल्दी से बोलिए। ये जो भैया कह रहा है, ये प्लानिंग से पहले से ही इनका माइंड गेम चल रहा है। तो मोदी जी का पहला हसीना को लाना, फिर इन जो कहता है वो अरे बंदा 1971 में करना। हसीना को आपने अरे शरण दिया, भैया, क्या बात आप कर रही हैं? रुकिए तस्लीमा नसरीन को आपने दिया। ठीक है, चलिए मैम, चलिए समय बहुत हो गया है और अंततः आते आते आप लोग पक्ष विपक्ष की नोकझोंक में चले जाएंगे। फिलहाल मुझे चर्चा को रोकना होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, एक बात तो सच है, तारिक रहमान की जो एंट्री हुई है वो यूनुस सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा ग्राफ जो है इस वक्त बीएनपी का है, क्योंकि अवामी लीग वहां पर पूरी तरीके से बैन है। तो ये जो इलेक्शन होंगे ये बहुत महत्वपूर्ण होंगे। रही बात तारिक रहमान के भारत के साथ संबंधों को लेकर, तो देखिए सकारात्मक एक पहल तो हुई है जब उनकी खालिद जिया को लेकर प्रधानमंत्री ने हालचाल जाना, तो जाहिर तौर पर एक सकारात्मक चीजें हैं। लेकिन लगातार जो हिंदुओं को लेकर अत्याचार बढ़ते चले जा रहे हैं, जो एक और तस्वीर हमारे और आपके सामने आई है, इसको लेकर मुझे लगता है आर्थिक रूप से चीजें करने की जरूरत है। बाकी तो इलेक्शन टाइम में जो चीजें होंगी वो हमारे और आपके सामने आएंगी ही। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।